निंजा कामू के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत में एक बड़े पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड के साथ कार में जान बचाकर भाग रहा होता है और कोई चीज़ उस पॉलिटिशियन की कार पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद कार में एक बड़ा सा धमाका होता है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। हमें पता चलता है यह एक निंजा का काम होता है और इस निंजा को हाईगन को भी मारने का काम दिया जाता है और यह निंजा हाईगन की फ़ोटो देखकर मुस्कुराता है और उसे चाटने लगता है। अगले सीन में यही सेम निंजा खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर निंजा ऑर्गेनाइजेशन का हेड आ जाता है जिसका नाम यामाजी बताया जाता है। निंजा का पिछला मिशन बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, इसलिए वो यामाजी को ताना मारते हुए कहता है, तुमने जो पिछला काम दिया था वो एकदम बेकार था, मेरे लिए तो एकदम बच्चों जैसा खेल था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया यार, इसलिए आगे से ऐसा वैसा काम मत देना, हल्का काम हो तो किसी दूसरे को ही दे देना। इस पर यामाजी कहता है, तुम मेरी तलवार हो और तलवार की खुद की कोई इच्छा नहीं होती। आगे वो निंजा कहता है, हम पुराने निंजाओं जैसे नहीं हैं यार जो शपथ लेते थे और किसी सीक्रेट कोड का पालन करते थे, यह सब अब फालतू बातें हो गई हैं। इस पर यामाजी कहता है, जिन निंजाओं ने विरोध किया था वह सारे हमारे दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारी सीक्रेट टेक्निक किसी को भी पता चले, इसलिए उन सभी निंजाओं को मारना होगा। आगे यामाजी उस निंजा को हाईगन के बारे में बात बताता है। हमें पता चलता है कि हाईगन जापान के इतिहास का बहुत ही माहिर एलीट निंजा होता है। हाईगन ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अनगिनत टेक्निक्स और लड़ाई के तरीकों को मास्टर किया हुआ होता है और वह अपने टारगेट पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता है। यह सुनकर निंजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे यामाजी कहता है, हमने पहले ही हाईगन को मार दिया था, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उसे मुर्दा घोषित कर दिया था, पर हाईगन अपनी सीक्रेट आर्ट यूज़ करके बच गया। यह आर्ट केवल पुराने निंजाओं को पता है। हमें हाईगन को इस बार पक्का मार देना होगा और उसके सीक्रेट आर्ट का भी पता लगाना होगा। यह सुनकर निंजा हंसने लगता है और कहता है, अगर हाईगन मेरे पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगे और खुद हमें सीक्रेट आर्ट बता दे तो कैसा रहेगा। यह कहकर वो निंजा वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो रुक जाता है और यामाजी से कहता है, अगर रीपर ने मेरे बीच में टांग अड़ाई तो। सीन शिफ्ट होता है और हमें रीपर दिखाया जाता है। यह दूसरे निकाले हुए निंजाओं से लड़ रहा होता है और हमें रीपर का नाम जाई बताया जाता है। जाई अपने मास्टर से लड़ने के लिए रेडी होता है। जाई का मास्टर कहता है, अगर तुम अपनी तलवार पर प्राउड नहीं कर रहे हो तो तुम सिर्फ खून खराबा कर रहे हो। मैंने जो तुम्हें सिखाया था क्या तुम वो भूल गए? आखिर तुमने अब तक कितने साथियों को मारा है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और तुम सारे निकाले हुए निंजाओं को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम उनसे डरते हो। निंजा अभी भी खुद पर प्राउड करते हैं और पुराने तरीकों से जी रहे हैं। तुम जैसे लोग उन्हें कभी भी नहीं मार सकते, इसलिए तुम लोग हाईगन को भी मारने में फेल हो गए हो। तुमने हम सभी को धोखा दिया है और जब यह बात निकाले हुए निंजाओं को पता लगेगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आगे जाई का मास्टर कहता है, तुम यह मत भूलो, तुम्हें तलवार पकड़ना मैंने ही सिखाया है। ऐसा बोलकर जाई का मास्टर अपनी सीक्रेट आर्ट फ्लाइंग सोलो से हमला करता है, पर जाई अपने मास्टर से भी बहुत तेज होता है और वो अपनी तलवार अपने मास्टर के सीने में घुसा देता है, जिससे मास्टर फैटली इंजर्ड हो जाता है। और मरने से पहले जाई का मास्टर जाई से कहता है, मैं तो अभी नरक जा रहा हूँ पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, हम जल्दी मिलेंगे। इसके बाद सीन वापस यामाजी पर शिफ्ट होता है। जय यामाजी से कहता है, जरूर रीपर भी हाईगन को मारने के लिए बहुत बेताब होगा। इस पर यामाजी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही रीपर को हाईगन से लड़ने के लिए मना किया हुआ है। आगे सीन माइक पर शिफ्ट होता है। माइक को पता चलता है कि जिस कैफ़े में हाईगन से मिलने गया था, FBI ने उस कैफ़े के ओनर की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया होता है और माइक समझ जाता है कि FBI फिर से केस को दबाने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर माइक का बॉस भी आ जाता है। माइक का बॉस उसे बाहर ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, देखो माइक, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए और अपने रिटायरमेंट पर फोकस करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि माइक का बॉस पहले माइक का पार्टनर हुआ करता था और प्रमोशन के बाद उसका बॉस बना दिया गया है। आगे माइक का बॉस माइक को छुट्टियां लेने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हाईगन पर शिफ्ट हो जाते हैं। हाईगन एक सुनसान जगह पर बैठकर अपने हथियार ठीक कर रहा होता है और अपनी बीवी बच्चों को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ माइक की एंट्री होती है। माइक हाईगन को बताता है कि रेस्टोरेंट में जिस निंजा ने उस पर हमला किया था, उस निंजा का हथियार एक स्पेशल मेटल से बना हुआ है। इस मेटल का पेटेंट केवल ओज कंपनी के पास है। जरूर ओज कंपनी और निंजा के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, यहाँ तक कि FBI भी ओज के कंट्रोल में आ गई है। यह सुनकर हाईगन कहता है, उन्होंने मेरे परिवार को मारा है और मैं उसके किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक
आपको चुन चुन के मारूंगा। यह सुनकर माइक कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा और लोगों को क्रिमिनल से बचाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। इसके बाद हाइगन माइक की एक ड्रिंक पीने के लिए देता है और कहता है, निंजा अपनी ड्रिंक को शेयर करते हैं, हम लोगों में इस तरह से दोस्ती की जाती है। इसके बाद माइक और हाइगन दोनों एक साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे माइक कहता है, मेरे पास ओज कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अगले सीन में माइक को मिलने के लिए एमा भी आती है, पर एमा बहुत लेट हो जाती है, इसलिए माइक एमा को डांटने लगता है। एमा बताती है कि वो जो कार लाई थी उसकी वजह से उसे देर हो गई है और माइक ने एमा को पहले ही हाइगन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। इसे हाइगन माइक की तरफ गुस्से में देखता है और माइक कहता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे साथ ही है। इसके बाद माइक और हाइगन दोनों एमा की कार में बैठ जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि एमा ने अपनी कार में एक सुपर कंप्यूटर फिट कर रखा होता है, जिससे वह कहीं की भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। एमा बताती है कि उसने ओज कंपनी पर कुछ रिसर्च की है और यह मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत सारी फील्ड में काम करती है, जैसे मिलिट्री वेपन्स, टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, क्लियर एनर्जी। यह कंपनी लगभग हर देश में फैली हुई है और जिस तेज़ी से इन्होंने ये सब किया है बहुत ही अजीब है। उनके प्रोडक्ट सभी देशों में चारों तरफ फैल चुके हैं। इनके राइवल्स में जो भी कंपनीज, उनके CEO, न्यूज़ रिपोर्टर्स, उन सभी लोगों को बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। और आगे बताती है कि हाल ही में यूरोप का एक पॉलिटिशियन था जिसने अपने देश में सारी बाहरी यानी फॉरेनर कंपनीज पर बैन लगा रखा था, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और वही इंसान होता है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाई देता है। आगे मैं कहती है, उस पॉलिटिशियन की मौत के बाद जो नया पॉलिटिशियन आया उसने सभी फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया है और उन फॉरेन कंपनीज में ओज इंडस्ट्रीज भी शामिल होती है। मुझे तो लगता है यह सब काम निंजाओं ने किया हुआ है। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ओज कंपनी का CEO अपने साइंटिस्ट के साथ एक रिएक्टर की टेस्टिंग देख रहा होता है। यह रिएक्टर करीब 2.2 मिलियन किलोवाट पर सेकंड तक एनर्जी जनरेट कर सकता है। इसके अलावा साइंटिस्ट बताते हैं कि उसका वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। यह देखकर CEO बहुत खुश हो जाता है और अपने साइंटिस्ट को बधाई देकर वहां से चला जाता है। जैसे ही CEO अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है उसे एक गेस्ट बैठा हुआ दिखाई देता है। यह गेस्ट और कोई नहीं बल्कि यामाजी होते हैं। यामाजी CEO को एक फ़ोटो दिखाता है। उस फोटो उस समय की होती है जब कुछ लोग आकर रेस्टोरेंट में मिसाइल से हमला कर देते हैं। यह देखकर CEO कहता है, मैंने इन लोगों को बस अपने हथियारों की टेस्टिंग करने के लिए भेजा था। मैं बस ये देखना चाहता था कि मेरे हथियार एक निंजा के सामने टिक सकते हैं या नहीं। वैसे भी वो निंजा तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा तो है नहीं, इसलिए मैंने यह सब किया। ये सुनकर यामाजी CEO को आंख दिखाने लगता है। इससे CEO डर जाता है और कहता है कि मैं आगे से ख्याल रखूंगा और कुछ भी करने से पहले तुम्हें बता दूंगा। यह सुनकर यामाजी वहां से जाने लगता है, पर हमें पता चलता है कि यामाजी और ओज इंडस्ट्री का CEO दोनों पार्टनर्स होते हैं। यामाजी जाते वक्त CEO से कहता है कि अगली बार ऐसा करने की सोचना भी मत। यह सुनकर CEO शांत रह जाता है। आगे हम फिर से एमा, माइक और हाइगन को देखते हैं। एमा, हाइगन और माइक को ओज इंडस्ट्री के कम ऑफिस के बारे में बता रही होती है। ओज कंपनी ने अपनी खुद की एक सिटी बना रखी होती है। इनका हेडक्वार्टर इसी सिटी में होता है और इस सिटी को केवल ओज कंपनी ही चलाती है। एमा आगे कहती है, अगर हमें किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो उनके ऑफिस में घुसना पड़ेगा और ये सभी लोग ये बातें करे रहे होते हैं। तभी एमा की कार के ऊपर हमला हो जाता है। कोई निंजा कार के ऊपर से हमला कर रहा होता है। एमा भी कार स्टार्ट कर भगाने लगती है। माइक भी कार की छत पर गोलियां चलाने लगता है। हाइगन अपनी पावर्स यूज करके निंजा को कार की छत से महसूस कर पाता है और उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर तभी एक ट्रक आकर कार को उड़ा देता है। कार की टक्कर इतनी जोरदार होती है कि उसकी वजह से माइक और एमा दोनों को चोट आ जाती है और दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं। निंजा हाइगन पर हमला करता है और हाइगन हमलों से बचते हुए कार से निकल जाता है। इसके बाद हाइगन और निंजा की फाइट शुरू होती है। निंजा के पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं जिससे वो हाइगन से लड़ रहा होता है। निंजा के एक वेपन में ऑक्टोपस जैसे हाथ होते हैं और बहुत सारे वायर निकल आते हैं जिससे वो हाइगन पर हमला करने लगता है। एक वायर से हाइगन चोटिल भी हो जाता है। इसके बाद हाइगन भी अपने निंजा टेक्निक यूज करता है। इससे हाइगन की पीठ पर भी इस बार 6 हाथ निकल आते हैं। हाइगन सभी वायर्स को पकड़ लेता है और निंजा को घुमाते हुए इधर उधर पटक देता है। निंजा भी हाइगन पर मिसाइल से हमला करता है। हाइगन उस मिसाइल को अपनी तलवार से काट देता है। इसके बाद निंजा अपने मुंह से बहुत सारी छोटी छोटी मिसाइल हाइगन पर फेंकता है, पर हाइगन हवा में ही सभी मिसाइल को डॉज कर देता है और निंजा के मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे निंजा की मौत हो जाती है। आगे हाइगन निंजा के ऊपर लगे हुए कैमरे को निकाल लेता है और निंजा को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। हमें पता चलता है कि इस निंजा को कुछ दूसरे निंजा ने भेजा होता है जिसे हाइगन को मारने का काम दिया गया था। हाइगन कैमरे में देखता है और गर्दन काटने का इशारा करता है और कैमरे को तोड़ देता है। अगले सीन में पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। माइक और एमा को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगती है। एपिसोड के एंड में हमें हाइगन के बैग में एक फ़ोन बजता हुआ दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हाइगन के बैग में बहुत सारे फ़ोन रखे हुए होते हैं। हाइगन जैसे ही फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, फाइनली अब हम बात कर सकते हैं।
यह सुनकर हाईगन चौंक जाता है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।